नमस्कार साथियों। तो हम आज आ गए हैं एक और नई क्लास लेकर आपके लिए, जिसमें हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो पिछली क्लास तक हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक के टॉपिक को कवर किए थे, जिसको हमने ऑनलाइनर क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन किया था। तो आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो प्रमुख रूप से इसी आंदोलन से हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझना होगा कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन आखिर क्यों किया। तो इसकी पृष्ठभूमि जो है ये है कि जो बंगाल था उस समय का तत्कालिक समय में, तो तत्कालिक समय में बंगाल राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा था। तो इस उभरते हुए राष्ट्रवाद के केंद्र को ब्रिटिश सरकार तोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने प्रमुख रूप से बंगाल का विभाजन किया। तो इसको सबसे पहले समझेंगे, इसके बाद इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं आगे कि बंगाल विभाजन के जो प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं वो क्या हैं। तो जो बंगाल विभाजन की तिथि है वो है 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो ये तो ऑफिशियल डेट थी जिस दिन बंगाल विभाजन को लागू किया गया, 16 अक्टूबर 1905। लेकिन इससे पहले के दो महत्वपूर्ण डेट और हैं। जब 20 जुलाई 1905 के दिन ये घोषणा की गई थी, इसको याद रखना होगा कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की पहली बार घोषणा की गई कि अब बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा दो भागों में। उसके बाद एक डेट और इम्पोर्टेंट है, वो है 7 अगस्त 1905। जिस दिन अ, जिस दिन ऐसा होता है कि एक प्रस्ताव पारित होता है वहां के नेताओं के द्वारा कि अब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। तो तीन डेट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनको याद रखना होगा। पहली 20 जुलाई 1905 और दूसरी 7 अगस्त 1905 और तीसरी ये है 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन बंगाल विभाजन को लागू किया गया। नेक्स्ट है कि इसके प्रमुख कारण के रूप में क्या है। तो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कारण प्रस्तुत किया गया वो यही था कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, इसलिए इसको बंगाल को विभाजित किया जा रहा है। तो लेकिन इसका जो वास्तविक उद्देश्य है, तो वास्तविक उद्देश्य है फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करने के लिए दो भागों में इसे डिवाइड कर दिया। अगली बात आती है कि विभाजन के अनुसार क्या हुआ कि दो भागों में बट गए, एक पूर्वी बंगाल और असम जो मुख्यतः मुस्लिम बाहुल्य था, और एक पश्चिमी बंगाल जिसमें मुख्यतः हिंदू बाहुल्य। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, जबकि पूर्वी बंगाल में देखा जाए तो असम और जो वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र शामिल है वो शामिल थे। इनको दो भागों में विभाजित करने की घोषणा की गई थी। तो इसके अंतर्गत भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही, तो भारतीयों ने इसका विभाजन का कड़ा विरोध किया। खासकर बंगाली हिंदुओं के द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत देखी जा रही है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में क्या है कि इस आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, भारतीय उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया गया। मुख्यतः स्वदेशी आंदोलन यही है। इसको रद्द करने की बात तब आती है जब विभाजन के खिलाफ तीव्र विरोध हुआ। तो 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, उस समय जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हो जाती है, और एक साल बाद 1912 में कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की भी घोषणा होती है। और इसके जो बंगाल विभाजन के परिणाम होते हैं वो ये होते हैं कि विभाजन के कारण हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं, जो कि आज़ादी तक 1947 तक ये बने रहते हैं। अब नेक्स्ट देते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में प्रमुख तथ्य क्या हैं। तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत होती है हम पहले ही बता चुके हैं कि 1905 में 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा कर दी जाती है, प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अब देश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का विरोध करना है और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना है। अगली बात है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है तो यही है कि ब्रिटिश वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करना है, भारतीय वस्तुओं उत्पादों का उपयोग करना है और स्वदेशी उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना है। ये प्रमुख उद्देश्य थे स्वदेशी आंदोलन के। नेक्स्ट बात आती है कि में प्रमुख नारे क्या दिए गए। तो प्रमुख नारे जो थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान, तो स्वदेशी अपने देश का सामान अपनाओ और बहिष्कार विदेशी सामान का बहिष्कार करो। तो दो प्रमुख नारे थे कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करो। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख नेता हैं, तो प्रमुख नेता में तो आपको एक उग्रवादी नेता दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे भी राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। अगली बात आती है कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। तो लोग
लोगों ने ब्रिटिश कपड़े, चीनी, नमक, अन्य वस्त्रों का बहिष्कार किया और खादी, भारतीय हथकरघा वस्त्र और अन्य स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करना शुरू किया। जो भी विदेशी वस्तुएं थे उनका सबका बहिष्कार कर दिया गया और जो भारत में निर्मित स्वदेशी वस्त्र थे, स्वदेशी उत्पाद थे, उनका उपयोग प्रारंभ कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि व्यापारिक संस्थानों की स्थापना भी होती है इसी स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप। स्वदेशी आंदोलन में कई स्वदेशी बैंक स्थापित होते हैं, कई बीमा कंपनियां स्थापित होती हैं, फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं, शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना होती है, राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना होती है। तिलक ने पुणे में एक स्वदेशी कपड़ा मिल की स्थापना की थी। तो ये स्वदेशी उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं, स्वदेशी एजुकेशन लग रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, बीमा कंपनियां, ये सभी चीजें स्वदेशी आंदोलन का परिणाम देखी जा रही हैं। और नेक्स्ट बात है कि आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। तो आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ाया, इसने ब्रिटिश व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने बाद में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। अगली बात आती है कि शिक्षा और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। इसे आत्मनिर्भरता और भारतीय पहचान के प्रतीक के रूप में देखा गया। एक बात और आती है कि आंदोलन का अंत कब हुआ। तो आंदोलन का अंत तब हुआ जब 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। आंदोलन की गति धीमी पड़ गई, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बना रहा। अंतिम बात इस आंदोलन से ये है कि लंबी अवधि का प्रभाव। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आर्थिक निर्भरता और स्वावलंबन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और जो कि आगे जाकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख आधार के रूप में निर्मित हुआ। इस स्वदेशी आंदोलन से महत्वपूर्ण बातें आ गई कि इसमें स्वदेशी का अपनाया गया, विदेशी को बहिष्कार किया गया, स्वदेशी संस्कृत, शिक्षा सबको बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट बात अब आती है कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखे जाए तो फिर है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है। तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को इसका प्रस्ताव पारित हुआ। आपको याद डेट याद रखनी होगी। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या दिया गया। तो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन किस विभाजन के कारण शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन का जो कारण रहा है वो है बंगाल विभाजन 1905, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सी मुख्य वस्तु का बहिष्कार किया गया। तो मुख्य वस्तु थी मैनचेस्टर में निर्मित होने वाले कपड़ों का बहिष्कार किया गया, ब्रिटिश कपड़े। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस वस्त्र को प्रोत्साहित किया गया। तो खादी जो वस्त्र था, हाथ से बने हुए भारतीय वस्त्र, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। स्वदेशी आंदोलन में किस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा मिला। तो स्वदेशी उद्योग में जैसे हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता हैं लाल बाल पाल, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये प्रमुख नेता हो जाते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कहाँ क्षेत्र में पड़ा। तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव है मुख्य रूप से वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में इसका प्रमुख प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के तहत किस प्रकार के स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए। तो उस समय राष्ट्रीय स्कूल और राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना की गई। अगली बात आती है स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो राष्ट्रीय नेताओं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व हुआ। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र है बंगाल, बाद में महाराष्ट्र और पंजाब, उत्तर प्रदेश और साथ में मद्रास के क्षेत्रों में भी स्वदेशी आंदोलन का व्यापक रूप पर प्रचार प्रसार हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सी घटना प्रतीकात्मक रूप से की गई थी। तो प्रतीकात्मक घटना जो थी वो थी ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलाई गई। स्वदेशी आंदोलन का सबसे प्रमुख संगठन कौन सा था। स्वदेशी आंदोलन का जो सबसे प्रमुख संगठन के रूप में है तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी पार्टी है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन में किस महिला ने भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने वाली एक प्रमुख महिला है जिनको आपको याद रखना होगा, सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट है नेक्स्ट आ जाता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार के साथ कौन सी रणनीति अपनाई गई। तो आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की रणनीति अपनाई गई कि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करना है और स्वावलंबी बनना है।
स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक प्रभाव में देखा जाए तो यह कि ब्रिटिश व्यापार को इससे भारी क्षति पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राज्य का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ देखा गया, तो बंगाल, क्योंकि राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था और बंगाल का ही विभाजन किया गया, तो इसलिए सर्वाधिक प्रभाव जो था वो बंगाल राज्य में ही देखा गया। स्वदेशी आंदोलन किस ब्रिटिश वायसराय की नीति का विरोध था, तो उस समय का जो ब्रिटिश वायसराय था जिसने बंगाल विभाजन को लाया था वो था लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी आंदोलन के तहत भारतीय उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया गया, प्रदर्शनियों और मेलों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन के तहत भारतीय उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। अगली बात आती है स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस सामाजिक सुधारक ने इसे का समर्थन किया, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय सामाजिक सुधारक थे उन्होंने इसका व्यापक रूप से समर्थन किया। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों में कौन सी भावना को मजबूत किया, तो जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना है इसी आंदोलन के दौरान विकसित होती दिखाई दी है। स्वदेशी आंदोलन का अंत कब हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन का अंत होता है 1911 में, जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है तो स्वदेशी आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाता है। अगला आ जाता है स्वदेशी आंदोलन के विरोध में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो स्वदेशी आंदोलन के विरोध में दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया और आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस भारतीय उत्पाद ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की, तो जो उस समय भारत में निर्मित हस्तशिल्प उद्योग था, खादी वस्त्र जिनका उत्पादन होता था, उसने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करी। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा, तो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर स्वदेशी आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सी शिक्षा नीति अपनाई गई, तो अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर किया गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन में किस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ, तो स्थानीय उद्योग विकसित हुए जैसे कि कुटीर उद्योगों का व्यापक रूप से विकास हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया गया, तो जो प्रसिद्ध नारा था वो था वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनके द्वारा ये वंदे मातरम की रचना की गई, जो बाद में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का राष्ट्रीय गीत भी बनता है। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का स्थान किसने लिया, तो विदेशी वस्त्रों का स्थान ले लिया भारतीय हस्त निर्मित वस्त्रों ने। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन शुरू हुआ, तो जो सब स्वदेशी आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन होता है वो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा मिला, तो इससे भारतीय संस्कृति विकसित हुई और परंपराओं को पुनः से स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वदेशी आंदोलन के विरोध में किस संगठन ने काम किया, तो एक तरफ जब स्वदेशी आंदोलन देश में चल रहा था उस समय मुस्लिम लीग थी जो उसके विपरीत कार्य कर रही थी, जिसकी स्थापना होती है 1906 में ढाका में होती है। इसके संस्थापक होते हैं आगा खां और सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन से दो बड़े शहरों ने भाग लिया, तो जो सबसे बड़े शहरों में भाग लिया था उसने कोलकाता, मुंबई, मद्रास और पंजाब, इस तरह के बड़े शहरों में स्वदेशी आंदोलन व्यापक तौर पर चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस भारतीय नेता ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, तो जो स्वदेशी आंदोलन में सबसे प्रमुख नेता के रूप में, प्रखर नेता के रूप में उभर कर सामने आए वो थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अपने दो पत्र थे इनके, केसरी और एक मराठा। केसरी जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित दो समाचार पत्र थे इनके। इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से ये घोषणा की थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन किस प्रकार के संगठन का रूप था, तो स्वदेशी आंदोलन था जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से का एक संगठन है। स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था, तो सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव ये देखता था कि भारत में आत्मनिर्भरता का प्रचार प्रसार हुआ और आत्मनिर्भर बनने की ओर भारत में कार्य किए गए। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार की सभाओं का आयोजन किया गया, तो जन सभाओं का आयोजन हुआ, प्रदर्शनियों का आयोजन हुआ, मेलों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। स्वदेशी आंदोलन के तहत किस प्रकार के व्यवसायों को बढ़ावा मिला, तो प्रमुख जो व्यवसाय थे जैसे भारतीय हस्तशिल्प हो गए, कुटीर उद्योग हुए, इनको व्यापक रूप पर बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट होता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे सभाओं और प्रदर्शनों पर
व्यापक प्रतिबंध लगाए थे। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत किस प्रकार की संस्थाओं का विकास हुआ? तो राष्ट्रीय बैंकों, बीमा कंपनियों और उद्योगों का विकास हुआ। अगला आता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस महापुरुष ने विदेशी वस्त्र त्याग दिए? तो महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को त्याग दिया। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना है। स्वदेशी आंदोलन ने किस प्रकार के शैक्षणिक सुधार को प्रोत्साहित किया? तो स्वदेशी आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय संस्कृति को आधारित पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन का धार्मिक दृष्टिकोण क्या था? तो धार्मिक दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति और धर्म का पुनरुत्थान करना था। स्वदेशी आंदोलन किस ब्रिटिश नीति का विरोध था? अंग्रेजों की औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की जो नीति थी उसको विरोध करना था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार के राजनीतिक संगठन उभरे? तो स्वदेशी आंदोलन के बाद जो उग्र राष्ट्रवाद का उद्भव होता है उसके अंतर्गत कई क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य मैंने कई बार बताया कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं का समर्थन प्राप्त करना। स्वदेशी आंदोलन के तहत कौन से आयोजन किए गए? तो प्रमुख आयोजन इनके थे कि बहिष्कार सभाएं आयोजित की गई, जनसभाओं का आयोजन हुआ, मेले आयोजित किए गए, प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। ये इसके प्रमुख आयोजन हो जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन की मुख्य उपलब्धियों के रूप में क्या है? तो मुख्य उपलब्धियां इसकी ये है कि भारतीय उद्योगों और आत्मनिर्भरता को और अधिक प्रेरणा मिली, राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और आज की क्लास यहीं तक थी। तो धन्यवाद। आगे नेक्स्ट क्लास फिर से हम लेकर और आगे आएंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।